जय आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी या फिर अगर आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर गाइस कहा जाए रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की सुपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि इसके पहले हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, बट मैंने फिर से एक नए सीरीज की शुरुआत की है और अब आपकी ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज मैं इसकी एक नई प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जीके के नाम से प्लेलिस्ट रहेगी। आप वहां से सभी क्लासेस को देख पाएंगे और अपने मित्र को भी साझा कर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है गाइस, कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो भी मैं आपको सबसे अंत में, जब क्लास आपकी खत्म होने के कगार पे होती है, तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ कुछ, और उसी थ्योरी के बेस पे नेक्स्ट डे आपका प्रैक्टिस होता है। तो आज वही आपका प्रैक्टिस है जो मैंने कल आपको थ्योरी में बताया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये गाइस, मैंने आपको कल सब कुछ पढ़ा दिया था। अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट आंसर देंगे। ये मैंने आपको कल पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। पीडीएफ मैंने भेज दी है टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे। एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर ले ताकि बेहतर आपको दिखे, ठीक है? और वो कलर गाइस चूज करें ताकि मज़ा भी आए। चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। बताइए बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेविंटन ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत या फिर बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन है ये जॉर्ज लेविंटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी जॉर्ज लेविंटन बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? देखिए, सबसे बड़ा तारामंडल इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटारस, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बुध एवं शुक्र, यानी बुध एवं शुक्र दोनों, यानी वी एंड सी दोनों ग्रह के पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पे है? बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आ रहा है लगभग सभी का। सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा पे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा अभिनव तारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? या फिर किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, औसत दूरी यानी कि गाइस जो एवरेज डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो खगोलीय दूरी है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसे हम किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई? तो ये देखिए, खगोलीय इकाई, खगोलीय दूरी, खगोलीय एकक, बात सभी एक ही है। ये होती है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है? दूरी का, दाब का, शक्ति का या फिर ऊर्जा का? देखिए, प्रकाश वर्ष, अभी आपने देखा कि जो गाइस प्रकाश वर्ष है या फिर कहा जाए जो मतलब खगोलीय दूरी है, खगोलीय इकाई है, ये पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी है।
और इसी के बीच की दूरी को ही कहा जाता है प्रकाश वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, दाब का इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई पास्कल। ऊर्जा का कहा जाए तो गाइस ऊर्जा का हो जाएगा जूल, और शक्ति का कहा जाए तो शक्ति का हो जाएगा वाट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए समझिएगा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि गाइस एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, हमसे पूछा गया कि प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी भी दूरी तय की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। गॉड पार्टिकल कहलाता है, गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है, 11 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान कहलाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अब देखिए समझिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड में पहुंचता है, तो ध्यान रखिएगा 500 सेकंड। लेकिन अगर सेकंड नहीं दिया जाता है तो गाइस इसके लिए कहा जाए तो कहीं कहीं आपने देखा होगा 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं आपने देखा होगा 8 मिनट 20 सेकंड, तो कहीं आपने देखा है 8 मिनट 3 सेकंड। तो मेरे प्यारे भाई इसमें जो सही आंसर होगा ये होगा 8 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, तो 8.3 मिनट में ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है कि गैनीमेड किसका उपग्रह है। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। एक पारसेक जो है ये कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है आपका ये, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा एक पारसेक जो है ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह कौन सा है। मेरे प्यारे भाई ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसे अच्छे ढंग से। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह हमसे पूछा गया है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सेरेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाइटन जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है। बताएंगे टाइटन जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है। सही आंसर हो जाएगा शनि का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। बताएंगे जल्दी से, इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए सूर्य की सतह का तापमान जो है कितना होता है ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला, अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। अब समझिएगा, सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला, मेरे प्यारे भाई मतलब समझते हो, मतलब समझते होंगे ना। सबसे तेज गति से जो भ्रमण करता है वो कौन सा करता है, बृहस्पति। हाँ, अगर ये पूछा जाता है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है तो वो हो जाएगा बुध।
मात्र 88 दिनों में। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे चमकीला ग्रह हमसे पूछा गया है वो हो जाएगा शुक्र, जिन्हें पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सभी जो है ये शुक्र ग्रह ही को कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह जो है ये हम शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, वीनस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। हर व्यक्ति को परमात्मा सुबह 2 रास्ते देते हैं। नंबर 1, उठिए और अपने सपने पूरा करिए। नंबर 2, सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है। कितनी गजब की लाइन लिखी गई है। हर सुबह परमात्मा 2 रास्ते आपको देता है। पहला होता है कि जल्दी उठिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए लग जाइए, और दूसरा होता है सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने देखने से नहीं पूरे होते हैं, मेहनत करने से पूरे होते हैं। तो लगे रहिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ, हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपके एग्ज़ाम में, हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपके सिलेक्शन दिलवाने में। आपको बता दें, आप सभी के लिए 5000 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। ये जीके के क्वेश्चंस इसमें हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल को सबसे ज़्यादा टारगेट करके तैयार की गई है। मात्र 39 रुपये में है। अगर आप चाहें तो अभी इसी समय इसे परचेज़ कर सकते हैं मात्र 39 रुपये में। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज़ करेंगे तो आपको 39 रुपये में मिल जाएगी, वरना इसका दाम बढ़ करके 99 रुपये हो जाएगा। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो UPI ID है पूजा BCIT05@OKSBI, पूजा BCIT05@OKSBI के नाम से UPI ID है। इस पे आप मात्र 39 रुपये पेमेंट करके इसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर 8948667652 पे व्हाट्सअप करके यहाँ से भी आप ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। लिंक यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो एक बार फिर से व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे देख लीजिए, 8948667652, ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके आसानी से इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ई बुक आपकी इमेजेंट कलरफुल है। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक प्रकाश वर्ष जो है यह कितने मीटर के बराबर होता है? अब मेरे प्यारे भाई, हमसे पूछा क्या गया है, कितने मीटर के बराबर होता है या फिर कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो बताइए पहले इसका सही आंसर। अब समझिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, जब मीटर पूछा जाएगा तब आप कहेंगे 10⁻15, लेकिन जब किलोमीटर पूछा जाएगा तो 3 कम हो जाता है, 10⁻12 हो जाएगा। तो देखिए, अगर प्रकाश वर्ष मीटर में कहा जाए तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होगा। अगर किलोमीटर में कहें तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। अगला सवाल है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि बहुत इजी सवाल हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, क्या इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे या नहीं? तो देखिए, आप इसकी चिंता बिल्कुल न कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं गाइस आपका एक टेस्ट पेपर जो है ये सॉल्व करवाते हुए चल रहा हूँ, और ये वही क्वेश्चंस आपके मैं करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एग्ज़ाम के लेवल, कांस्टेबल लेवल ही क्वेश्चन आपके आएंगे। और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि मैं आपका एक टॉपिक मानकर चले कि कंप्लीट करवाते हुए भी चल रहा हूँ। एक टॉपिक ही आप मानकर चलो कि आपका थ्योरी वाइज क्लासेस आपकी हो रही हैं, जैसे मैं अंत में थ्योरी आपकी करवाता ही हूँ। आकाश जो ये किसके कारण नीला दिखाई देता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति के बीच, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है?
सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोर या फिर सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ध्यान दिए होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार पहले लाइक कर दो, क्योंकि आप जानते हैं जी जान शिद्दत मेहनत जो कुछ भी है गाइज अपना कीमती समय मैं आपके लिए खर्च करता हूँ और आपके सिलेक्शन में मैं आपकी मदद करता हूँ, आपके वर्दी दिलाने में आपकी मैं हेल्प करता हूँ। तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप अपनी फ़र्ज को समझ पाएँ। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपके इससे पैसे नहीं लगेंगे, ना तो लाइक करने से आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे। बस इतना है कि अगर आप क्लास को लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लासेस आपको मिलती रहे, मैं आपकी मदद करता रहूं, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी प्यारे भाई बहन तक शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद कर पाऊँगा। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। भोर या फिर सांझ का तारा हम शुक्र ग्रह को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थित किया जाता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। सही आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे अब प्लूटो क्या रह गया? प्लूटो को कभी कभी ये गाइस यम दे करके भी पूछ लेता है। तो प्लूटो जो ये पहले उपग्रह था, लेकिन इसे गाइस हटा करके अब बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो अब ये बौना ग्रह रह गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे 4.2 वर्ष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चंद्रमा को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता? मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है, ध्यान दिए होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा जो है ये बुध ग्रह करता है, या फिर कहा जाए तो मरकरी मात्र 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? दीप्तिमान यानी कि जो सूर्य का प्रकाश वाला सतह है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश मैंने कहा ना, तो मेरे प्यारे भाई प्रकाश वाले सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी की बहन जो है ये हम किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह को। वीनस को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बताएंगे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 149.6 किलोमीटर। अगला सवाल है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अब अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे शनि, लेकिन गाइस अगर कहा जाए तो बृहस्पति भी आपका सही होगा, क्योंकि ये बृहस्पति जो है पहले हुआ था लेकिन अब ये शनि हो गया है। ठीक है, तो अगर शनि नहीं दिया जाता है तो आप बृहस्पति टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे शनि है तो ऑप्शन ए ही राइट होगा। अगला है कि आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सही आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा को दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे भी कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आकार इसका कैसा है? तो सर्पिला के आकार का है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? 36 नंबर क्वेश्चन है। जिसे आप सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं वही आपका सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। मेरे प्यारे भाई मित्र याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं तो वो हो जाएगा हम मार्स प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो वो शुक्र।
ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? ग्रहों की गति का जो नियम है ये किसने दिया था? जॉन्स केपलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। ऑप्शन नंबर सी, जॉन्स केपलर ने, ऑप्शन सी होगा। जॉन्स केपलर ने ग्रहों की जो गति है इसके नियम के व्याख्या की थी या फिर इसके प्रतिपादक हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया हमारा सौरमंडल या फिर गाइस कहा जाए हमारा जो सूर्य है ये जिस भी आकाश गंगा में है उसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे दुग्ध मेखला कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? अब देखिए मेरे प्यारे भाई, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका सूर्य, ठीक है। सूर्य के बाद आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी और फिर आता है मंगल। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी पृथ्वी जो है ये शुक्र और मंगल के बीच है। हमसे सबसे ज़्यादा निकट पूछा गया है तो वो हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है तो वो हो जाएगा शुक्र और मंगल, ठीक है। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड में पहुंचता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडल की जो कुल संख्या है ये कितनी है? ऑप्शन सी 89 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मेरे प्यारे भाई, कल ही शायद मैंने बताया था। और जो धूमकेतु है ये पूरे 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? सूर्य का मुख्य संगठक हाइड्रोजन हीलियम दोनों हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहा जाए तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। हमसे पूछा गया है कि मुख्य घटक कौन सा है, तो हाइड्रोजन हीलियम दोनों, ए एंड बी दोनों। तारे के रंग का सूचक क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन है और साथ में 45 नंबर दोनों बताएंगे। देखिए तारे के रंग का सूचक ताप, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल है कि सूर्य का सबसे निकट तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है यह है सूर्य। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका पूरा आंसर, आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा मेरे प्यारे भाई? तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई अगर आप 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में आप इसे खरीद सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए UPI ID है पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आपको मात्र 39 रुपये पेमेंट करके ई बुक को परचेज कर लेना है। व्हाट्सअप नंबर है 8948667652। यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको बता दूँ कि 45 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट कर लिए। अब मैं यहाँ पे थ्योरी आपका जो है ये एक रिवीजन के तौर पे या फिर कहा जाए एक स्पीड के साथ मैं आपको जल्दी से कंप्लीट करवा देता हूँ, क्योंकि कल जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो इसी बेस पे होगा, ठीक है। तो मैं एक बार गाइस जल्दी से आपका कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं कंप्लीट करता हूँ भारत के बाघ या फिर टाइगर रिजर्व, उसके बाद जनगणना 2011 और उसके बाद भारत के प्रमुख रामसर साइट्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए भारत के बाघ एवं टाइगर रिजर्व में रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग ये सभी टाइगर रिजर्व जो हैं ये कहाँ पे है? असम में है। अगला है कि नामदफा, पक्के, कामलंग ये सभी कहाँ पे हैं? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम ये कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि कहाँ पे है? तो बिहार में है। इंद्रावती और अचानकमार कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि उदंती सीता नदी कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। और गुरु घासीदास कहाँ पे है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। पलामू कहाँ पे है? झारखंड में है। दंपा जो है ये कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। रणथंबोर, सारिस्का, मुकुंदरा हिल्स जो है ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी जो कि बवनवा है ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल ये सभी कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है।
डांडेली या फिर काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। विलीगिरीज रंगनाथ जो है ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका कर्नाटक में ही है। पेरियार या फिर कहा जाए तो परबिकुलम ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना ये सभी कहाँ पे हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना जो है ये हीरे की खान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा, संजय दुबरी ये सभी कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं। मेलाघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर ये सब कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। तडोबा, अंधेरी, नावेगांव गांव और नागजीरा जो है कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। दुधवा, पीलीभीत, अमनागढ़ ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और जिम कार्बेट जो पहला है गाइस ये कहाँ का है? और राजा जी जो है ये कहाँ का है? तो ये है आपका उत्तराखंड का। अब आइए यहाँ पे हम कुछ कंप्लीट कर लेते हैं भारत की जनगणना 2011 से संबंधित। ठीक है, चलिए देखिए, मैं ये पहले इसलिए पढ़ा देता हूँ ताकि आप आज इसे रिवाइज कर पाएँ और कल आप टेस्ट दे पाएँ। ठीक है, भारत में पहली जनगणना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल के समय में? तो मेयो के समय में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। किसके समय में? रिपन के समय में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। हमसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत की, पूछा जाता भारत में पहली जनगणना कब हुई। देखिए अगर पूछा जाता है भारत में पहली जनगणना कब हुई तो कब हुई? 1872 में। नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। लेकिन पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई तो 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा रहा? 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा रहा? 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 246, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनगणना विषय जो है किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। जनगणना की अवधि जो है ये प्रत्येक 10 वर्ष पर है। जनगणना का या फिर जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या फिर जनांकिकी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो देश की 15वीं है और स्वतंत्र भारत की 7वीं है। जैसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना किस नंबर की जनगणना थी, तो ये गाइस कहा जाए तो देश में अगर कहा जाए तो ये 15वीं थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की कहा जाए तो ये 7वीं थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, अगला है कि जनगणना का शुभंकर, जनगणना का शुभंकर क्या था? तो ये प्रगणक शिक्षिका है। ठीक है, शुभंकर इसके प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फ्लांडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी 1949-53 के बीच। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? C. चंद्रमौली। कौन थे? C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या अब ये गाइस बढ़ करके अब ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब नंबर 1 पे आ गई है। विश्व में जो भारत में विश्व जनसंख्या का प्रतिशत है ये भी बढ़ गया है। अब पुरुष जनसंख्या 62.32 और महिला जनसंख्या 58.75। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर अब ये 17.7 से 17.7 से 164 हो गया है। कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर में 80.9 और महिला साक्षरता दर 64.6। लिंगानुपात जो है 943 प्रति 1000 है। शिशु लिंगानुपात जो है ये 0 से 6 वर्ष के बीच में 919 है। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है 1084 और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। सबसे अधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किस राज्य का है? तो पुदुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात जो है किसका है? तो ये है दमन व दीव का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो ये बिहार का है 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व किसका है? तो ये दिल्ली का है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अंडमान निकोबार का है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे अधिक केंद्र शासित की जनसंख्या किस में है? तो दिल्ली में है और सबसे कम तो लक्षद्वीप में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी लक्षद्वीप ही है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो वो है नागालैंड। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है? केरल में है 94%। बिहार की सबसे कम है, इसमें है 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? तो बिहार में है
फिलहाल अब तो बिहार सबसे आगे निकला जा रहा है। सबसे अधिक केंद्र शासित साक्षरता दर जो है किस राज्य की है, तो ये है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की। न्यूनतम साक्षरता दर जो है ये किसकी है, दादरा नगर हवेली की। अधिक जनसंख्या जिला कौन सा है, तो अधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे महाराष्ट्र का। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश का। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है जिसमें 75 जिले हैं। कंप्लीट कर लेते हैं कुछ भारत के प्रमुख रामसर साइट। रामसर साइट को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर कीथम झील कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है, तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी विहार कहाँ पे है, समन पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो गुजरात में है। वधवाना आर्द्रभूमि कहाँ पे है, गुजरात में है। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, गुजरात में है। त्योस्कर झील कहाँ पे है, लद्दाख में है। नंदूर मध्योसर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कांवर या फिर काबरताल झील कहाँ पे है, बेगूसराय बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, पंजाब में है। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित कहाँ पे है, तो पंजाब में है। कंजली झील कहाँ पे है, पंजाब में है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। रुद्र सागर झील कहाँ पे है, तो त्रिपुरा में है। सुरिनसर और मनसर झील कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। हेवकेरा वेटलैंड कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, और चंदेरी टल जो वेटलैंड है ये हिमाचल प्रदेश में, इसको ध्यान रखेंगे। पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। बेमनाद कोल आर्द्रभूमि केरल में है। और समस्थम कोट झील अष्टमुडी झील केरल में है। दोपोर बील जो है ये कहाँ पे है, आपका असम में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो 75 हैं, हालांकि अब बढ़ गए हैं, और ये छोड़िए। अब सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु के हैं, और सबसे अधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र जो है गुजरात है। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि जो है ये सुंदरवन है, ध्यान रखिएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश जो है ये कौन सा है, तो ये यूके है, यानी कि मेरे प्यारे भाई यूके, यूनाइटेड किंगडम। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान तो वो है कोबोर्ग प्रायद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया का, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं कल इसी बेस पे आपका टेस्ट लूँगा, ठीक है। ये आपके सारे टेस्ट हैं, कल इसी पे आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो मेरे प्यारे भाई आई होप ये आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF को आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।